बच्चे नहीं भाई हम पाल सकते, वसाइल ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से पालेंगे हम लोग? अपने बच्चे नहीं पल रहे हमारे, भैंसे को बच्चे कहाँ से पालेंगे? लोग आते हैं, हम लोग दे देते हैं, बेच देते हैं उसको, बाखड़ी भाई सलेटर करवा देते हैं, वसाइल ही नहीं है, कहाँ से इसको रिसाइकलिंग के लिए बेचेंगे, कहाँ करवाएंगे इसको? मैं थोड़ी कराची में चल यही रहा है, पूरी कराची में चल रहा है, सदियों से नस्ल कुशी हो रही है भैंसों की, दिन ब दिन हर साल भैंसों की एवरेज कम हो जाती है, हर साल एवरेज इसी वजह से कम हो रही है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है भैंसों वालों के पास कि वो इसको रिसाइकलिंग करवाएं। हमारा ये मजबूरी है, सिर्फ एक ये मजबूरी है जो हम लोग सैलेटर हम लोग करवा देते हैं। ये गोबर भाई नाली में बहा देते हैं, गोबर का क्या करना है, बेकार चीज़ है ये, क्या करेंगे इसका गोबर का? हर चीज़ का मसला मसाइल है, नाली का भी इसी तरह ही है, खुलवाते हैं, खुलवाने पड़ते हैं, साफ़ करवाने पड़ते हैं, फिर उसकी लेबर लगती है, डबल हमें नुकसान जा रहा है, पानी भी ज़ाया होता है, फिर लेबर भी लगती है उसकी। अपने आप तो नहीं गोबर चल के चला जाता नाली में, हल देगा, हम बिल्कुल अमल दरामद करेंगे भाई, देखेंगे और फिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन हल तो हो ना। जब मैं कराची में आया कारोबार करने के बाद, जब मुझे चूँकि ये बेसिकली मेरा शौक़ था, तो मैंने डेयरी फार्मिंग शुरू की। और कराची में डेयरी फार्मिंग इस तरह से होती है कि छोटा डे ओल्ड बच्चा को भी ज़बह कर दिया जाता है, और ड्राई जब हो जाता है उसको भी भैंस को ज़ाया कर जाता है, गोबर को भी कोई पुरसन हाल नहीं होता। इस तरह मैंने काफ़ी इसमें, जिस तरह के आम फार्मर नुकसान कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह से करता रहा। 2012 में पीके लाइफ स्टॉक पे एक ऑस्ट्रेलियन आए, उनको मैं अपने फार्म पे ले गया कि भाई हाउ वायबिलिटी बनाएं इसकी, किस तरह से हो सकता है। तो उसने मुझे बताया कि ये तो 5 इयर्स प्रोजेक्ट है, इसका बच्चा भी आप पालेंगे, इस भैंस को भी रिसाइकिल करेंगे, आफ्टर 5 इयर्स ये तुम्हारे पास बारिश होगी, बारिश। तो चनाचे मैंने 2012 में रिसाइकलिंग शुरू की, बच्चा पालना शुरू किया। तो इस तरह से माशाल्लाह से मेरे आज 2000 जानवर हैं। और इसी दौरान चूँकि मेरे पास ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, और बिल्कुल वही पोजीशन है जो भैंस कॉलोनी की पोजीशन है कि गोबर भी पड़ा हुआ है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। फिर मैंने चूँकि बिजली का बुरान हुआ तो मैंने उससे बायोगैस बनाया, या बायोगैस से बिजली पैदा हुई। बिजली से आगे चूँकि स्लरी और गंदा पानी था, उसकी ड्रेनेज की कोई बात नहीं बन रही थी। फिर उसके लिए मैंने कंपोस्ट फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ, जो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, और पूरे उसकी सेल भी शुरू है। अपना एक फार्मूला बनाया और अपना फार्म वाइबल किया। लेकिन इसी की तरह अगर भैंस कॉलोनी में ये बच्चों को भी पाला जाए, ये भैंसों को रिसाइकिल की जाए, ये गोबर से गैस बनाई जाए और बिजली बनाई जाए, तो मैं समझता हूँ ये पूरे सिंध को हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और आधी कराची को हम बिजली दे सकते हैं। और पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। मैंने बायो से CNG स्टेशन चल रहे हैं, बायो से पूरे ऑफिस चल रहे हैं, बायो से पूरे वो है। तो हमें भी ये अल्टरनेट एनर्जी पे काम करने में, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है कि एक जगह पे लाखों जानवर, एक जगह पे लाखों ट्रिलियन टन डंक पड़ी हुई है, जो हमारे लिए एक मुसीबत बनी हुई है, जबकि वो हमारे लिए एक नियामत है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस बिज़नेस में आएँ और पैसे भी बनाएं, और पाकिस्तान के लिए भी रिवाइवल का एक सबब बने। लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है इसका। इस 88 में शुरू किया था, उस वक्त भैंस 12,000 रुपये की थी, आज 2.5 लाख रुपए की भैंस होगी। 15 लाख बच्चे एक साल में एक शहर में कट जाते हैं। आबादी भी बढ़ रही है, और मुल्क में दूध और गोश्त की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और उस हिसाब से हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इसकी कीमत, डिमांड और सप्लाई की वजह से इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये भैंसें लाखों के हिसाब से भैंस कॉलोनी में करती हैं, ये बच्चे लाखों के हिसाब से तबाह होते हैं। और अगर हम इनको बचा लें और इनसे रिसाइकिल करें और इस ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम पैसे भी बनाएंगे और लोगों को रोज़गार भी मुहैया करेंगे, और मुल्क और फॉरेन एक्सचेंज भी बचाएंगे। आइए हम सब मिल के
लाइफस्टाइल की खुशहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। आज का बच्चा कल की भैंस।